नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे में। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, धातु और अधातु, धातु एवं अधातु, ठीक है। और ये आपका क्लास 10th का वर्ग 10वां का ये आपका अध्याय 3 है और हम लोग इसे देखेंगे। आपका देखिए, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से प्रश्न पूछा जाता है और जब तक आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर नहीं होगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है वह आपका नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इसके विषय में जान लें कि धातु और अधातु मतलब ये जो होता है, ठीक है, इसके बारे में। तो अगर हम लोग देखें कि हमारे एक पीरियोडिक टेबल में आने की जो हमारे एलिमेंट्स है ना, जो तत्व हैं, उस तत्वों को हम लोगों क्या किए, एक अरेंज करके रखे, जिसे हम लोग क्या नाम दिए, आवर्त सारणी, यानी कि पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग बोले पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल में लगभग अगर देखें तो एलिमेंटों को गुण के आधार पर, किसके आधार पर, गुण के आधार पर, उसके गुण के आधार पर उसको हम लोगों ने उसका डिवाइड किया, ठीक है। और वह गुण क्या था, एक जो दो में सबसे जरूरी जो ग्रुप होता है वो अब देखते हैं कि एक धातु और दूसरा अधातु, ठीक है। एक धातु हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, अधातु। अब इसी में देखेंगे कि क्या क्या गुण होता है धातु का और क्या क्या अधातु का गुण होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, इसको पढ़ें कि आप 9वीं कक्षा में क्या है कि आपने कई तत्वों के बारे में क्या किया है, पढ़ा होगा, ठीक है। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर, किसके आधार पर बाबू, गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो समझिएगा कि जो धातु और अधातु है उसको हम लोग किसके आधार पर वर्गीकृत किए, किसके आधार पर बांटे, हम लोग गुण धर्म के आधार पर, ठीक है। अब क्या कहता है कि आपने क्या किया कि आपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। क्या किया कि अपने दैनिक जीवन में, आप जो अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, है ना, कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है, उसका जो आप उपयोग करते हैं उस पर आपको क्या कर रहा है, विचार करने के लिए कह रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि आपके विचार से कौन सा गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं। तो आप अपने दैनिक जीवन में जो धातु या धातु का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें आप जो विचार किए वह कौन सा गुणधर्म जो है, तत्व है, वह धातु और अधातु को अलग करता है। किसको, धातु को और अधातु को क्या करता है, अलग करता है। तो वह कौन सा गुणधर्म है। फिर कहता है तो किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है। क्या कहता है कि ये जो गुणधर्म है जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया, किसको, धातु और अधातु को, ये तत्व के उपयोग से संबंधित है। किस प्रकार से गुणधर्म जो है इन तत्वों के उपयोग से कैसे संबंधित है। कहता है हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम इनके कुछ धर्मों का क्या करते हैं, गुणधर्मों का क्या करते हैं, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है भौतिक गुणधर्म। क्या आता है, भौतिक गुणधर्म। अब देखिए, भौतिक गुणधर्म हम लोग देखेंगे किसका, धातु का भी देखेंगे और अधातु का देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धातु का। भौतिक गुणधर्म जो धातु का है वो क्या है। तो देखिए, कहता है कि इन पदार्थों के जो भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। कहा जाता है कि धातु को भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों से क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको अलग कर सकते हैं आसानी से। इसमें कोई भी वजन नहीं पड़ेगा, कोई भी मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अब कहता है कि अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं, अब धातुओं जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है,
मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है और जिंक है तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। ठीक है, तो क्रियाकलाप 1 में क्या कहता है, देखिए 3.1 में क्या कहता है कि जो आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। आपको इसको लेना है, किसको लेना है, आयरन को लेना है, कॉपर को लेना है, एल्युमिनियम को लेना है और मैग्नीशियम को लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आयरन को हम लोग डिनोट करते हैं Fe से, आयरन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Fe से, कॉपर को हम लोग डिनोट करते हैं Cu से, एल्युमिनियम को डिनोट करते हैं Al से और मैग्नीशियम को डिनोट करते हैं Mg से, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉपर और आयरन। ठीक है, इसका नमूना लेने कहता है। फिर कहता है कि प्रत्येक नमूना कैसे दिखाई देता है और उस पर ध्यान दीजिए। तो जब आप आयरन लिए वो कैसा दिखा, कॉपर लिए वो कैसा दिखा, एल्युमिनियम लिए वो कैसा दिखा, मैग्नीशियम लिए वो कैसा दिखा। तो कहता है कि चलिए ठीक है, ये सब लिए। उसके बाद कहता है कि चलिए आप जो देखें उसके बाद क्या कीजिए, इसको रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। आपने सबसे पहले आयरन लिया, कॉपर लिया, एल्युमिनियम लिया और मैग्नीशियम लिया, इसके नमूने को लिए और इसको क्या करना है, इसको रेगमाल से क्या करना है, साफ कर देना है सैंड पेपर से। इसको कहते हैं सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्या करते हैं हम लोग, उसको साफ करते हैं। तो जब आप साफ करते हैं तो फिर क्या होता है, क्या आप देखते हैं, तो चलिए उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। कहता है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। याद रखिएगा, धातु की सतह क्या होगी, चमकदार होगी। धातु की सतह क्या होगी, चमकदार होती है, जो शुद्ध रूप में होगा। याद रखिए किस है, तो शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होगी, चमकदार होगी। ठीक है, धातु की सतह क्या हो जाएगी, चमकदार होगी। उसके बाद कहता है कि जो ये चमकदार आप देख रहे हैं, ये जो चमकदार देख रहे हैं, इसी को कहते हैं हम लोग धात्विक चमक। क्या कहते हैं, धात्विक चमक। इसका मतलब क्या हो गया कि धातु का एक गुणधर्म क्या होता है, कि धातु के गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, तो एक गुणधर्म हमारा निकला धातु का, धातु का एक गुणधर्म निकला यहाँ पे हमारा, अभी धातु का एक गुणधर्म निकला, धातु का एक गुणधर्म निकला। और वो क्या निकला, धातु का एक गुणधर्म निकला, वो निकला धात्विक चमक। क्या होना चाहिए, धात्विक चमक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कहता है, दूसरा क्रियाकलाप कहता है, दूसरा क्रियाकलाप कह रहा है कि जो आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और मैग्नीशियम जो था, इसका आप एक एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, इसका क्या कीजिए, छोटा छोटा पीस ले लीजिए। आयरन लिए, कॉपर ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए और मैग्नीशियम ले लिए। अब कहता है कि इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अब कहता है कि इसको मतलब आयरन को, कॉपर को, एल्युमिनियम को और मैग्नीशियम को, अब इसको क्या कीजिए, आप एक चाकू से काटिए, काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। जब आप काटिएगा, कौन धातु कटा, कौन नहीं कटा, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर कहता है कि जो सोडियम धातु है का एक टुकड़ा पकड़िए। तो किससे पकड़ना है, चिमटे से पकड़ना है। ठीक है, कहता है कि सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। क्या कह रहा है कि जब भी आप सोडियम धातु का उपयोग करते हैं तो आपको क्या रहना है, सावधान रहना है। ठीक है, इसको आपको फिल्टर पेपर के बीच में दबाकर इसे सुखा लीजिए। जो आपका भींगा भींगा टाइप पर हो उसको क्या कीजिए, आप फिल्टर पेपर के बीच में रखिए और उसको सुखाने का काम कीजिए। फिर आप क्या कीजिए, इसको वाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा, जब आप ये कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं कि आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, इसका एक एक टुकड़ा लिए, इसको हम लोग अगर तेज़ हथियार से, मतलब तेज़ धार वाले चाकू से काटते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे एक सोडियम भी बोला गया है, तो सोडियम को क्या करना है, सोडियम का हम लोग उपयोग सावधानी पूर्वक से करते हैं। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। याद रखिएगा,
तो जो धातु है वो क्या हो गया, कठोर हो गया। धातु क्या होता है, कठोर होता है ना। और प्रत्येक धातु, जैसे आयरन की कठोरता अलग होगी, कॉपर की कठोरता अलग होगी, एल्युमिनियम की कठोरता अलग होगी, मैग्नीशियम की कठोरता अलग होगी। तो हर एक धातु की जो कठोरता होगी वह क्या क्या होगी, अलग अलग होगी। फिर क्या कहता है क्रियाकलाप 3.3 में, कहता है कि एक आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। आयरन मतलब Fe, जिंक मतलब Zn, लेड का मतलब Pb और कॉपर का मतलब Cu। अब इसका टुकड़ा लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक मतलब खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा, मतलब कह रहा है कि आप आयरन को लीजिए, जिंक को लीजिए, लेड को लीजिए और कॉपर को लीजिए, और ये सब को लेकर आपको क्या करना है कि एक आप लोहे का जैसा क्या होना चाहिए, एक ब्लॉक होना चाहिए, मतलब एक लोहे का टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा लीजिए और आयरन को लोहे के टुकड़े पर रखिए और इसको हथौड़े से क्या कीजिए, पीटिए। जब आप हथौड़े से पीटिएगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। तो जब आप आयरन को पीटे और वो आयरन का आकार चेंज हो गया तो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। मतलब कुछ धातु जो होते हैं उसको हम लोग पीट पीट कर सीट बना सकते हैं, पतली चादर के रूप में हम लोग बना सकते हैं। और इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुणधर्म को हम लोग कहते हैं अज्ञात आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं, ठीक है। अब कहता है क्या आप जानते हैं कि जो सोना होता है, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्यता धातु है। जो सोना होता है और जो चांदी होता है वह सबसे अधिक आघात वर्ध्यता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में, पीटकर पतली चादर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको बना देते हैं, पतली चादर के रूप में बना देते हैं, तो उस गुणधर्म को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं, ठीक है। अब कहता है 3.4 कहता है कि आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, लेड है, आदि जैसे कुछ धातुओं पर ध्यान दीजिए। इनमें से कौन सी धातुएं तार के रूप में उपलब्ध है। तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और लेड, अगर इस धातु को अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन तार के रूप में उपलब्ध, मतलब तार के रूप में हम लोग बना सकते हैं। तो अब देखिए क्या कहता है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो यहाँ पे धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता ही कहा जाता है। और कहता है कि जो सोना है वह सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना है वह सबसे अधिक तन्य धातु है, मतलब आप सोना को सबसे ज़्यादा लंबा तार के रूप में बना सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो सोना है, ये आपके पास अगर सोना है, आपके पास अगर 1 ग्राम सोना है तो 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर दूरी तक तार के रूप में सोना को खींच सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब कहता है कि जो आघात्य वर्ध्यता है और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। अब जो तन्यता होती है या जो आघात वर्ध्यता होती है, जिसको हम लोग पीट कर सीट के रूप में ढाल सकते हैं, तो इस प्रकार से धातुओं को हम अलग अलग आकार दे सकते हैं, ठीक है। कहता है क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है। क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है। इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्रियाकलाप। कहता है 3.5 क्रियाकलाप कहता है कि एक एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, ठीक है। एक एल्युमिनियम का या कॉपर का क्या करना है, तार लेना है, और क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए। और क्लैंप की मदद से क्या करना है, स्टैंड को हम लोग क्या करना, स्टैंड में हम लोग तार को बांध दिए। जैसे ये देखिए, ये आपका तार हो गया, ठीक है।
और इसको हम लोग क्या किए, क्लैंप की मदद से इस तार को बांध दिए। बांधने के बाद तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करके एक पिन चिपका दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पर हम लोगों ने क्या किया, मोम को चिपका दिया, और यहीं पे इस मोम को चिपकाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक पिन को लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद क्या देखते हैं कि स्प्रिट लैंप, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस बर्नर के माध्यम से हम लोगों ने इस तार पर, धातु के तार पर हम लोग यहाँ क्या किए, गर्म किए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, अपने परीक्षणों को लिखिए, क्या धातु तार द्रवित होता है? तो कहता है क्या कि जब आप, ये आपका स्टैंड हो गया, ये आपका स्टैंड हो गया, ये वाला, ये आपका क्लैंप हो गया, ये आपका तार हो गया, यहाँ पे आपका मोमबत्ती हो गया, मोम लगा दिए, और यहाँ पे आपका ये पिन है। ठीक है, ये तार का खुला सिरा है, यहाँ से हम लोगों ने बर्नर लगाया और ये धातु के तार पर हम लोगों ने हीट करना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद क्या देखिएगा कि ये मोम पिघल जाएगा और तार क्या होगा, यहाँ पे जो पिन लगा वो क्या होगा, गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गर्म जो हो रहा था वो आगे बढ़ना शुरू हुआ, ये पूरा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब कहता है कि उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु उष्मा के सुचालक है। इसका मतलब क्या हो गया कि धातु जो होता है वह उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, और इनका गलनांक जो होता है वह क्या होगा, बहुत अधिक होगा। याद रखिएगा कि धातु जो होता है वह उष्मा का सुचालक है और इनका गलनांक बहुत अधिक है। याद रखिएगा कि धातु जो होता है वह उष्मा का सुचालक है और इनका गलनांक बहुत अधिक है। फिर कहता है कि जो सिल्वर है, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आपको आंसर देना है सिल्वर, आपको आंसर देना है सिल्वर और कॉपर उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। किसकी तुलना में अच्छा चालक है भैया, तो ये आपका लेड और मरकरी है ना। मरकरी उष्मा के कुचालक होते हैं। याद रखिएगा कि जो लेड है और मरकरी है ये आपका उष्मा का कुचालक है, तो लेड और मरकरी उष्मा का कुचालक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखें, ये देखें कि उष्मा का चालक, तो उष्मा का चालक कौन कौन हो गया, एक आपका सिल्वर हो गया, एक आपका कॉपर हो गया। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं उष्मा का कुचालक, तो उष्मा का कुचालक कौन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा लेड और मरकरी। ठीक है, अब क्या कहता है, नेक्स्ट क्रियाकलाप कहता है कि 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट परिपथ तैयार कीजिए। जिस धातु की जांच करनी हो उस परिपथ पर टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसे चित्र में दिखाया गया हो। क्या बल्ब जलता है, इससे क्या पता चलता है। कहता है कि ये आपका बैटरी हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका बैटरी हो गया। एक तार यहां से लगा हुआ है, इसको हम लोग बोल दिए ए, और एक तार आपका यहाँ देखिए यहाँ से लगा और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, और एक यहाँ पे स्विच है आपका ये वाला और यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या कि जिसका परीक्षण करना है उसके टुकड़े को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। मान लीजिए जो विद्युत का चालक करेगा, अगर हम यहाँ पे रखें और दोनों को लगा तो ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, और अगर वो चालक नहीं होगा तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। इसका मतलब कहा जाता है कि जो धातु होती है वह विद्युत की सुचालक होती है। धातु जो होती है वह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कहता है आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि पीवीसी अथवा पीवीसी
अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों को परत क्यों होती है? अब बताओ तो परत क्यों होता है ऐसा? तो ये इसलिए होगा कि मान लीजिए अगर परत नहीं होगा और उसमें करंट पास हो रहा है तो छूइएगा तो खत्म, है ना, कहानी खत्म। अब क्या है यहाँ पे देखिएगा कि जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है, याद रखिएगा, जब धातु किसी कठोर सतह से टकराएगी तो क्या होगा? अब क्या कीजिए, एक ईंटा लीजिए, मारिए दीवार में, है ना, तब क्या होता है देखिए। या एक क्या कीजिए, एक बढ़िया सा ईंटा हम बोले, जैसे धातु बोले, धातु लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए लोहा लिए, इस लोहा को वार कीजिए लोहा पर, धातु को धातु पर मारिए, तब क्या होगा? कठोर धातु पर क्या होगा? तो कहते हैं तो वह आवाज़ निकालेगी, आवाज़ उत्पन्न करती है। और कैसा आवाज़ उत्पन्न करेगी? तो मतलब कहते हैं कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक यानी कि सोनरस कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? ताकि दूर तक हमको क्या हो, सुनाई दे। समझ में आया? तो धातु का गुण क्या क्या हो गया? तो देखिए, धातु का सबसे पहला गुण क्या हो गया? सबसे पहला गुण ही होता है कि धातु में धात्विक चमक होनी चाहिए। दूसरा गुण क्या होता है कि धातु में आघात वर्ध्यता होनी चाहिए। तीसरा गुण क्या होता है कि धातु में तन्यता होनी चाहिए। चौथा गुण क्या होता है कि धातु में आपका सोनरस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोनरस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि धातु उष्मा का सुचालक होना चाहिए। धातु उष्मा का सुचालक होना चाहिए। धातु विद्युत का सुचालक होना चाहिए। तो ये सब गुण किसका है? ये आपका धातु का गुण है, धातु का गुण है। तो धातु का गुण क्या क्या हो गया देखिएगा, यहाँ पे एकदम सुंदर अक्षरों में देखिएगा, धातु। तो धातु का सबसे पहला गुण क्या हो गया? तो यह धात्विक चमक होगा, चमकेगा, धात्विक चमक होगा। दूसरा क्या होगा? आघात वर्ध्यता होगा, आघात वर्ध्यता होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका तन्यता होगा। चौथा सोनोरस होगा। पांचवा सुचालक होगा। सुचालक होगा। तो सुचालक किसका? विद्युत का। और किसका? उष्मा का। ठीक है, तो ये आपका हो गया धातु का गुणधर्म। अब आते हैं हम लोग अधातु में। कहता है कि पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। अधातुओं की संख्या क्या है? कम है। ठीक है, अधातुओं की संख्या क्या है? कम है। अब देखिए इसमें कौन कौन है, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या? आपका कार्बन है, कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहीं पे एक आता है अधातु, यानी कहता है कि ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ब्रोमीन क्या है? एक ऐसी अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, द्रव अवस्था में द्रव होती है। ठीक है, इसके अलावा सारी अधातुएं क्या होती है? इसके अलावा जो सारी अधातुएं होगी या तो ठोस होगी या तो गैस होगी। ठीक है, अब क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? तो आइए पता करते हैं। अब जो हम इसका उल्टा कर दें, जो आप धातु में देखें, याद रखिएगा, जो आप धातु में देखें कि धातु में धात्विक चमक होती है, तो अधातु में धात्विक चमक नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। कौन एक्सेप्शन है? आयोडीन। आयोडीन में क्या होता है? चमक होता है।
फिर इसमें क्या होता है, आघातवर्धता होती है, इसमें तन्यता होती है, सोनोरस होता है, सुचालक होता है, विद्युत का और उष्मा का। तो आइए देखते हैं। कहता है कि आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, कहता है अब क्या है कि मरकरी को छोड़कर, अगर मरकरी को छोड़ दें तो सारी धातुएं जो होती है कमरे के तार पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो मरकरी है, जो मरकरी है ये आपका किस अवस्था में होगी, ठोस अवस्था में नहीं होती है। मरकरी ठोस अवस्था में, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होगा। ये कैसा होगा, द्रव अवस्था में। ठीक है। कहता है धातुओं का गलनांक अधिक होता है, धातुओं का जो गलनांक होता है वह अधिक होता है। याद रखिएगा, धातुओं का गलनांक अधिक होता है। लेकिन अगर हम लोग गैलियम का बात करें और सीजियम का बात करते हैं तो इसका गलनांक बहुत कम है। सीजियम और गैलियम का अगर बात करते हैं तो इसका गलनांक क्या है, बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। कहता है कि अगर आप गैलियम और दूसरा सीजियम, अगर इस दोनों धातु को अगर आप अपने हथेली पर रखते हैं तो ये क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका जो गलनांक है वो कम है। गलनांक क्या है, कम है। कहता है कि एक एक्सेप्शन था कि धातु कहते हैं कि धातु में चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जो आयोडीन होती है या अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। फिर कहते हैं कि कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। तो कहता है कौन सा ऐसा धातु है जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है, तो जैसे कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कहता है प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपरूप, बहरूपिया। क्या कहते हैं, अपरूप मतलब बहरूपिया, अलग अलग रूप में वो पाया जाएगा। जैसे कहता है कि हीरा जो होता है ये कार्बन का ही एक अपरूप है। हीरा क्या है, किसका अपरूप है, कार्बन का ही अपरूप है। याद रखिएगा, हीरा जो है ये किसका अपरूप है, ये कार्बन का अपरूप है। हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है। कहता है यह सबसे कठोर होता है। याद रखिएगा, हीरा जो होता है यह सबसे कठोर होता है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो कार्बन एक ऐसी धातु है जिसका अलग अलग कह सकते हैं कि रूप होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। कार्बन का ही एक अपरूप है जो हीरा है, और हीरा का जो होता है ये सबसे कठोर आपका पदार्थ है, और इसका जो गलनांक है और क्वथनांक है वह क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। कहता है कि कार्बन का ही एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट, और यह विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो होता है या विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, ये कार्बन का ही एक है। तो कार्बन का दो हो गया, एक आपका हो गया हीरा और एक आपका हो गया ग्रेफाइट। और ये आपका विद्युत का सुचालक होता है। अब आता है कि जो क्षारीय धातु है, तो क्षारीय धातु में कौन कौन आएगा, याद रखिएगा। जो क्षारीय धातु है वह लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका मतलब ये आपका जो क्षारीय धातु है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है। याद रखिए, इतनी मुलायम होती है कि उनको आप चाकू से काट सकते हैं, मतलब काटा जा सकता है। मतलब ये जो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये इतना मुलायम होता है कि इसको आप चाकू से काट सकते हैं, और इनका घनत्व जो होता है
और गलनांक जो होता है वह कम होता है। घनत्व तथा जो गलनांक होगा वह कम होगा। समझ में आया? तो मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं क्या होती है, कमरे के ताप पर ठोस पे रहती है। गैलियम और सीजियम का गलनांक इतना कम है कि अगर आप उसको हथेली पर रखते हैं तो वो आपका उड़ जाएगा। फिर कहता है आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकदार होता है। कहते हैं ना कि अधातु चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन चमकदार होती है। कार्बन का दो अपरूप होता है, एक आपका हीरा होता है, एक आपका ग्रेफाइट होता है। हीरा जो होता है यह सबसे कठोर होता है और इसका जो गलनांक होगा और क्वथनांक होगा वह ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग ग्रेफाइट का बात करते हैं तो ग्रेफाइट जो होता है ये भी एक कार्बन का ही अपरूप है और यह विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातु में बात करते हैं तो क्षारीय धातु में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इतना मुलायम होता है कि इसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं और इसका घनत्व और गलनांक क्या होता है, इसका कम होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि जो अधिकांश धातुएं होती है, अधिकांश अधातुएं जो होती है वह ऑक्साइड प्रदान करते हैं। याद रखिएगा कि जो अधिकांश अधातुएं होती है, अधातुएं, तो अधातुएं क्या प्रदान करेगी, ऑक्साइड। अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करेगी, ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगा, ऑक्साइड। और जल में घुलकर क्या बनाएगा, और ये जो ऑक्साइड बना ये अगर जल में घुल जाए तो फिर क्या बना देगा, अम्ल बना देगा। क्या बना देगा, अम्ल। मतलब समझिए कि अगर ये अधातुएं क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड अगर जल में घुल जाए तो फिर क्या बना देगा, अम्ल बना देगा। ठीक है, वहीं अधिकतर धातुएं जो होती है, अगर हम लोग धातु के बारे में बात करते हैं, धातुएं के बारे में बात करते हैं तो जो धातुएं होती है वह क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, क्षारकीय ऑक्साइड। क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अगले भाग में हम लोग क्या देखेंगे, धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक मतलब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो आप लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं, आप लोग प्रयास कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। कमेंट में बता सकते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आप बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। ऊष्मा का कुचालक कौन होता है, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर कहता है कि आघातवर्ध्य और तन्य का अर्थ बताइए। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट में इस तीनों, ये पहला प्रश्न को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।